कभी भी निंदा करने वालों की बात सुन के अपने लक्ष्य को कभी मत बदलो, क्योंकि आपको लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बहुत से लोग होंगे आपके बारे में कहते होंगे कि तू सरकारी नौकरी में कभी सिलेक्शन नहीं पा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कभी भी उनकी बातें सुन के जो आपका लक्ष्य है, आपका एम है, उसे चेंज मत करना, क्योंकि आपको लक्ष्य मिलते ही उनकी राय आपके प्रति बदल जाएगी। ठीक है, अगर मेरी बात समझ में आई हो तो ज़रूर मेहनत करके अपनी गवर्नमेंट जॉब को ज़रूर प्राप्त करना दोस्तों। चलो, हेलो फ्रेंड्स, आई एम SB सिंह, वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। और जैसे आपको पता है, टाइम टेबल के हिसाब से आज साइंस की क्लास है। एक क्लास आपको पता है मैं ले चुका हूँ, किन्हीं कारणों की वजह से कुछ एक क्लास बीच में छूट गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मोशन पढ़ा रहा था आपको जनरल साइंस में, फिजिक्स में। ठीक है, एक क्लास हमारी हो चुकी थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के मोशन के जो लॉ हैं, न्यूटन के गति के नियम। बेसिकली आपको मैं बताऊं, न्यूटन ने 3 जो लॉ दिए थे गति के, वो जिन मतलब पर्टिकुलर मतलब जिस पे डिपेंड है, मैं वो टर्म आपको लिख दे रहा हूँ। जो एक तो V, U, S, T, A, इनको बता रहा हूँ। V होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। और U होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। और S हम मतलब विस्थापन के लिए यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और T होता है हमारे पास टाइम, यानी कि समय। और A होता है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 टर्म हैं जिनके बेस पे पूरा का पूरा जो न्यूटन के 3 लॉ हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको भी न्यूटन के 3 लॉ बताता हूँ। बस इन चीज़ों को याद रखना, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। जो फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का, होता है V = U + AT। ठीक है, V क्या बताया था मैंने? अंतिम वेग। U क्या था? प्रारंभिक वेग। A क्या था? त्वरण। और T क्या था? समय। ठीक है, और जो उसका दूसरा लॉ होता है वो होता है S = UT + ½ AT²। मतलब S क्या था? विस्थापन, U प्रारंभिक वेग, T टाइम प्लस 1/2 A त्वरण और T समय। तीसरा हमारे पास आता है V² + U² + 2AS। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और ये त्वरण, और ये विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये न्यूटन के 3 लॉ थे, ठीक है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी में भी यूज होते हैं। उसमें बस क्या होता है, एक ही जगह हम G का यूज करते हैं, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो उसके बेस पे मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल किस टाइप से आएंगे। अभी न्यूमेरिकल और जो हैवी हैं वो बाद में करा दूंगा। अभी थोड़ा मतलब समझ लीजिए इनका यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास प्रारंभिक वेग है 10 मीटर/सेकंड। वेग है ना, इसकी जो यूनिट होगी मीटर/सेकंड होगी। ठीक है, और हमारे पास त्वरण है 5 मीटर/सेकंड², और जो समय लगता है हमें वो 5 सेकंड का लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास? एक तो U है प्रारंभिक वेग, त्वरण है A, और टाइम है समय। तो ये और निकालना क्या है हमें? अंतिम वेग, यानी कि V कैलकुलेट करना है। अब इन चारों चीज़ों को देखो कौन से इसमें लॉ में यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वाले में U भी है हमारे पास, A भी है, T भी है, तो हम इससे V निकाल लेंगे। ठीक है, V कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे U की वैल्यू क्या है? 10 प्लस A की वैल्यू कितनी है? 5, और प्लस 5 यानी कि 35 मीटर/सेकंड आ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही यूज करना है। मतलब जो जो हमारी वैल्यू दे रखी है उसी के हिसाब से हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे हमारे पास प्रारंभिक वेग u 8 मीटर पर सेकंड है, a हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t हमारे पास 10 सेकंड है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है s, ठीक है। s के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसी टाइप से आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते इसमें, आएंगे तो मैं और आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। ये न्यूटन्स के 3 के गति के नियम थे। अब बात करते हैं फोर्स की। क्या होता है फोर्स? फोर्स यानी कि बल। फोर्स वो होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, ठीक है। मतलब जो उसकी स्टेट थी उसको चेंज कर दे। मीन्स जैसे आप कहीं ऑफिस वगैरह में या किसी ऐसी शॉप में जाते हैं, वहाँ मतलब जो ग्लास होता है, ग्लास का गेट होता है, उस पर पुल लिखा रहता है या पुश लिखा रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम उसको पुश करेंगे तब भी फोर्स लगा रहे हैं, पुल करेंगे तब भी फोर्स लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो गेट की स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। यानी कि हमारे फोर्स लगाने से, जो जिस चीज़ के लगाने से किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज आता है, उसको फोर्स बोलते हैं, ठीक है। पुल करने में या पुश करने में, ठीक है। और जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन होता है इसका मात्रक बल का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, फोर्स 2 टाइप से होते हैं। और हाँ, एक और डेफिनेशन याद रखना, किसी भी वस्तु की स्थिति में तब चेंज होगा जब हम उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, यानी कि असंतुलित बल। संतुलित बल से हम किसी भी वस्तु की स्थिति में कोई चेंज नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है संतुलित बल। तो ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि संतुलित बल। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा आता है हमारे पास अनबैलेंस, यानी कि असंतुलित बल। ठीक है। अब बात करते हैं संतुलित बल की। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेबल है, ठीक है, इस पे एक ईंट रखी है, ठीक है। आप यहां खड़े हैं, ठीक है। आपका एक फ्रेंड यहां खड़ा है, आप दोनों इस पे इक्वल फोर्स लगाते हैं। ये भी 10 न्यूटन का लगाता है, ये भी 10 न्यूटन का लगाता है, ठीक है। वो 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है उसको, और इधरले वाला भी 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या ईंट की स्थिति में चेंज होगा? क्या ईंट की जो सिचुएशन है वो चेंज होगी, स्टेट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इसी को बोलते हैं संतुलित बल। जैसे आपने देखा होगा, वो गेम होता है, बहुत से बंदे मतलब वो रस्सी को अपनी तरफ पुल करते हैं, इधर खड़े रहते हैं। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है तो कोई स्टेट में चेंज नहीं होता, ठीक है। ये होता है संतुलित बल। संतुलित बल जहां भी लगेगा मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं असंतुलित बल की। सेम वही एग्जांपल, हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर एक ईंट रखी है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, ठीक है। आपने मतलब 10 न्यूटन, आपके फ्रेंड ने 10 न्यूटन बल लगा रखा है इस पर, और आपने लगा रखा है 20 न्यूटन। तो क्या होगा? ईंट की स्थिति में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? पक्का आएगा, क्योंकि जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ज़्यादा बल लगा रहा है, ईंट उसी की तरफ को मूव करेगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं असंतुलित बल। यानी कि असंतुलित बल वो होता है, मतलब असंतुलित बल से ही किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है, ठीक है। संतुलित बल से कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ गई होंगी चीजें? अब न्यूटन्स के कुछ वो 3 लॉ थे, उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। न्यूटन के नियम।
इसका फर्स्ट नियम है, कोई वस्तु जब तक रेस्ट अवस्था में रहती है या मोशन में रहती है, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, ऐसे समझिए इस चीज़ को। पहले हम रेस्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी कि विराम अवस्था में। ठीक है, कोई हमारे पास पत्थर है, ठीक है, ये कब तक विराम अवस्था में है? जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। अगर मैंने उसको धक्का मार के मूव कर दिया तो वो अपनी विराम अवस्था से किस में आ गया? मूविंग में आ गया, मतलब परिवर्तन हो गई इसकी स्थिति। ठीक है, और ऐसी ही कोई अगर मोशन में है वस्तु, गति में, वो तब तक मोशन करती रहेगी जब तक बल लगा के उसको रोक नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे सामने से कोई साइकिल आ रही है, ठीक है, ये बॉल आ रही है कोई, ठीक है, वो बॉल जब तक मूव करेगी जब तक मैं फोर्स लगा के उसको रोक ना दूँ। ठीक है, यानी कि फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? वो रुक जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं, मतलब कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में रहना चाहती है पर वो रह नहीं पाती है बल की वजह से, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में जड़त्व का नियम। ठीक है, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको, दोनों के लिए दूंगा। पहले तो रेस्ट के लिए, यानी कि विराम अवस्था में। सपोज करो आप एक बस है, ठीक है, आप सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बस खड़ी हुई है। ठीक है, तो जब बस अचानक से चलती है, आपके पैर हैं ये बस के फ्लोर से टच हैं, आपकी कमर है या मतलब जो भी बैक है पूरी की पूरी वो सीट से टच है। ठीक है, लेकिन जो आपका मतलब सर है वो चीज़ें टच नहीं है। ठीक है, अगर विराम अवस्था से बस एक मतलब चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि जो आपका नीचे का पार्ट है वो सारा बस से टच है, वो मूविंग स्टेट में आ जाएगा, लेकिन आपका ऊपर का जो है हिस्सा वो विराम अवस्था में ही रहेगा। इस वजह से अगर नीचे से आगे को मूव करेंगे तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि ये विराम अवस्था में ही रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है बल की वजह से। ठीक है, यही जड़त्व का नियम है। अगर इसे दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से समझें, बस चल रही है, मूविंग है बस, आप सीट पे बैठे हैं। ठीक है, आप सीट पे बैठे हैं, आपके पैर टच हैं, आपकी बैक टच है, ये बस चल रही है तो आपके पैर और मतलब जो बैक है वो भी मूव करेगी बस के साथ साथ, क्योंकि वो टच है उससे। और जो आपका ऊपर का हिस्सा है वो मूव मतलब विराम अवस्था में रहेगा। तब जैसे अचानक से बस रुकेगी तो आप आगे की तरफ गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि ये मूविंग हो जाता है। ठीक है, ये तो इसी के साथ रुक जाता है बस के, क्योंकि ये टच है, लेकिन आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो गति में रहता है और रहना चाहता है, रह नहीं पाता। किसकी वजह से? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक है, जड़त्व की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो मैंने समझाया आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो एक दिन बीच में छोड़ के होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमारी वेबसाइट resultupacademy.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।